तो आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मूलों की प्रकृति कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि समीकरण जो द्विघात समीकरण होता है उसका सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अब इसके मूल निकालने के लिए हमने एक विधि सीखी थी, गुणनखंड विधि, पिछली क्लास में। अब हम दूसरी विधि सीख रहे हैं जिससे अपन समीकरण के अंदर a, b और c के मान की मदद से जो है समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें a जो है वो x² का गुणांक होता है, b जो है वो x का गुणांक होता है और c जो है वो अचर पद होता है। इसके लिए एक सूत्र लिखा हुआ है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। इसको हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं या धराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो अंडर रूट के अंदर मान लिखा हुआ है b² - 4ac, इसको समीकरण का विविक्त कर कहा जाता है। इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी समीकरण के जो मूल है वो किस प्रकार के होंगे। कि मूल जो है वो अलग अलग आएंगे, यानी जब अपन समीकरण को सोल्व करते हैं तो x के दो मान निकलते हैं। ठीक है ना, कभी कभी एक ही समीकरण में दो अलग अलग x के मान आते हैं, कभी कभी सेम सेम मान आता है। ठीक है ना, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो समीकरण के विविक्त कर पर डिपेंड करता है कि अपन जो x का मान निकाल रहे हैं वो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा या फिर आएगा ही नहीं। यानी कोई कोई समीकरण ऐसे भी होती है जिनके मूल होते ही नहीं है। ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो समीकरण के विविक्त कर पर निर्भर करता है, जो कि होता है b² - 4ac। इसमें सबसे पहला केस ये है कि यदि b² - 4ac, यहाँ पे b² का मतलब है x का जो गुणांक है उसका वर्ग करना है -4 और उससे x² के गुणांक को और अचर पद को गुणा करके उसमें से माइनस करना है। ठीक है, इसको समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। तो अगर ये b² - 4ac 0 से बड़ा आ गया, यानी धनात्मक मान आ गया, प्लस वाला मान आ गया, तो समीकरण के जो मूल आएंगे, समीकरण के जो दो मूल आएंगे वो अलग अलग होंगे। भिन्न मतलब अलग अलग होंगे। और वो कैसे निकलेंगे, वो इस सूत्र से निकलेंगे कि -b एक बार प्लस लेना है b² - 4ac अपॉन 2a, और एक बार आपको -b माइनस लेना है b² - 4ac अपॉन 2a। तो इस प्रकार दो अलग अलग मूल निकलेंगे कब, जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। यह आपका पहला केस बन गया। ठीक है, इसी का दूसरा केस है कि यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ गया। अगर 0 के बराबर है तो जो समीकरण के दो मूल आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है ना, और वो क्या होगा, x बराबर -b अपॉन 2 है। यहाँ पे आप b का मान रखोगे यानी x का गुणांक, यहाँ पे 2 से गुणा करोगे किसको, x² के गुणांक को, उनको बट्टे में लिखोगे तो आपके पास मान आ जाएगा, मूल समीकरण के मूल आ जाएंगे जो कि दोनों सेम होंगे। अगर x का मान एक तरफ 4 आ रहा है तो दूसरी तरफ भी 4 आएगा, एक तरफ 8 है तो दूसरी तरफ भी 8 आएगा। क्यों, क्योंकि उसका विविक्त कर का मान 0 के बराबर है तो उसके मूल भी बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका जो लास्ट केस है, थर्ड केस, वो ये है कि यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ गया, मतलब कि माइनस वाला मान आ गया b² - 4ac का, तो जो समीकरण है उसके कोई मूल होंगे ही नहीं। आपको सिर्फ नीचे लिखना है कि इस समीकरण के कोई मूल है ही नहीं, वास्तविक मूल है ही नहीं। ठीक है, अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो गया। ठीक है, तो ये विधि इसलिए दी हुई है क्योंकि अपन ने गुणनखंड विधि सीखी है, और गुणनखंड विधि अगर अपन को पता ही नहीं होगा कि समीकरण के मूल होंगे या नहीं होंगे, तो अपन विधि करके पता लगाएंगे तो उसमें कितना वक्त जो है टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए ये मूलों की प्रकृति का जो है कंसेप्ट आया है हमारे पास कि अपन जो है समीकरण को देखते ही ये पता लगा ले कि उसके मूल होंगे नहीं होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे या सेम सेम होंगे। तो वो किससे पता चलता है, समीकरण के विविक्त कर से, जिसको अपन बोलते हैं b² - 4ac। ठीक है, इसकी मदद से आप समीकरण का पता लगा सकते हो कि इसके मूल किस प्रकार के होंगे या फिर होंगे भी या नहीं होंगे। जैसे अपन इसका एक क्वेश्चन करते हैं जो कि है आपका उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 अपन को दे रखा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि मूल कैसे होंगे। तो देखो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर अपन को जो समीकरण दे रखा है वो है 2x² - 4x + 3 बराबर 0, ये समीकरण दे रखा है। इसको आपको सामान्य रूप से कंपेयर करना है। जो सामान्य रूप क्या है, ax² + bx + c बराबर 0, इससे कंपेयर करके आपको a b c के मान निकालने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो a का मान यानी x² के जो गुणा हो रहा है उसको a का मान बोलते हैं। तो a का मान यहाँ पे क्या है अपने पास, a बराबर अपने पास आ गया यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो जो b का मान आएगा उसमें माइनस अपन को साथ में लेना है। तो यहाँ पर अपने पास b का मान क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, और c जो है वो अचर पद, c का मान क्या है अपने पास 3। अब अपन को समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना है। तो विविक्त कर क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पे आप मान पुट कर दीजिए, b का मान b² यानी -4 का स्क्वायर
माइनस फिर 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3। इसको अपन को सोल्व करना। देखो आधार पे माइनस, यानी जब संख्या पर माइनस होता है और घात सम संख्या में होती है तो ये जो माइनस है प्लस बन जाता है। अगर यहाँ पे घात 3 होती तो आंसर में भी माइनस आता, लेकिन अभी ये प्लस किस में बन जाएगा, प्लस, ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा क्योंकि इसकी जो घात है वो सम संख्या है। यानी -4 का जो वर्ग है वो भी क्या होगा अपने पास 16 आएगा। इधर -4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 को 3 से किया 8 दिया 24, तो अपने पास क्या आया 16 माइनस 24। अब 16 माइनस 24 16 प्लस का है, 24 माइनस का है, तो इसमें घटाएंगे अपन। ठीक है, 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 8। बड़ी संख्या माइनस की तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या आया -8 आया। यानी कि जो मान है अपने पास, ये जो मान है ये 0 से छोटा मान है। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा है। और 0 से छोटा तो अपन ने क्या केस पढ़ा, थर्ड वाला केस, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी ये जो समीकरण अपन को दे रहे कि ये दी गया समीकरण, इसके कोई मूल है ही नहीं। आगे बात समझ में, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि अतः इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ पर अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगर ये कंसेप्ट नहीं होता तो अपन गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करते हैं, लेकिन हमारा आंसर नहीं निकलता। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से आप सीधा पता लगा सकते हो कि मूल जो है या नहीं है, और अगर है भी तो सेम सेम है कि अलग अलग है। ठीक है ना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता तो इसके जो मूल निकलते एक्स का मान वो दोनों तरफ सेम निकलते, दो मान निकलते वो दोनों सेम आते हैं। और अगर 0 से बड़ा होता तो दो अलग अलग मान निकलते। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 8। दिया हुआ है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की जो दूरियों का अंतर है वो 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है जिसमें ए से बी जो है वो इस पार्क का व्यास है, ये वृत्ताकार है, और ये ए बी जो है इसका व्यास है, जो कि कितना है 13 मीटर दे रखा अपन को। ठीक है, और एक खंभा इन दोनों यानी फाटक ए से और फाटक बी से इस प्रकार गाड़ना है, ठीक है, कि इन दोनों की दूरियों का अंतर यानी कि ए पी और बी पी, ए से पी तक दूरी मतलब ए पी और बी से पी तक दूरी मतलब बी पी, इन दोनों की जो दूरियों का अंतर है यानी इन दोनों की दूरियों को माइनस करने पर ए पी माइनस बी पी करने पर वो किसके बराबर हो 7 मीटर के बराबर हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर ऐसा करना संभव है तो इनकी जो दूरियां है वो कितनी होगी, ए से लेकर पी तक की दूरी और बी से लेकर पी तक की दूरी। ठीक है, तो आइए इसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें कि माना खंबे की अभिष्ट स्थिति, यानी जो खंबा है वो अपन कहाँ मान रहे हैं कि पी पॉइंट पर अपन खंबा लगा रहे हैं, ये अपन मान रहे हैं जो है वो पी है। ठीक है, अब फाटक ए से खंबे तक दूरी वो क्या हो जाएगी, फाटक ए से खंबे तक की दूरी क्या हो जाएगी, ए से पी यानी ए पी। ठीक है, ऐसे ही फाटक बी से खंबे तक दूरी वो क्या हो जाएगी, बी से लेकर पी यानी बी पी। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपने पास। अब ये कह रहा अपन को कि जो व्यास है यानी ए से बी, फाटक ए और फाटक बी की जो दूरी है उसका जो व्यास है वो 13 मीटर है ना। ए से लेकर बी तक जो दूरी है वो क्या दे रखा है अपन को 13 मीटर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी जो है फाटक ए से बी तक दूरी, फाटक ए से बी तक की दूरी जिसको अपन कैसे लिखेंगे ए बी, वो कितनी है 13। और ये क्या है, ये इस वृत्त का क्या है व्यास है, तो अपन लिख देंगे व्यास। ये क्या है वृत्त का व्यास है। ठीक है, आगे बात समझना। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ए बी पी है ना, ए बी पी एक त्रिभुज बन रहा है। और ये जो व्यास है हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी वृत्त का जो व्यास है उस वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यानी कि जो व्यास है अगर मैं इसको इतना ढक दूं तो ये आधा आधा वृत्त हो जाएगा, और इतना ढक दूं तो ये नीचे वाला आधा वृत्त हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जो व्यास है वो वृत्त के दो टुकड़े कर देता है, बराबर टुकड़े, है ना। अब ये जो पी कोण है ये कहाँ पे बन रहा है, ये नीचे वाले अर्धवृत्त में बन रहा है।
ठीक है ना। ये जहाँ पे पी है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, अर्धवृत्त में बन रहा है। तो ये कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि त्रिभुज ए बी पी में जो कोण पी है वो बराबर है 90 डिग्री। क्यों है, इसका कारण है अर्धवृत्त में बनने वाला कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, इसलिए 90 डिग्री है। अब मैंने ये 90 डिग्री क्यों दिखाया, हमने क्या पढ़ा है कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री हो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है, कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जो कि क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री आता है त्रिभुज ए बी पी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय अपन लगाएंगे। उससे पहले अपन एक और लाइन लिख देते हैं कि यहाँ पर अपन को दिया हुआ था कि जो दोनों फाटकों के बीच की दूरी है उनका जो अंतर है वो क्या है, 7 मीटर है। तो फाटक ए से पी तक की दूरी अपन ने क्या लिखी है। ठीक है। तब यहाँ मैं लिख दूंगा प्रश्न अनुसार फाटक ए से पी तक की दूरी अपने पास है AP। ठीक है। और फाटक बी से पी तक की दूरी है BP। तो मैंने यहाँ लिख दिया BP बराबर क्या है, 7 मीटर है ना। AP और BP बराबर क्या है, 7 मीटर। अब अगर मैं दोनों में से एक दूरी को x मानूं, यानी A से P तक या फिर B से P तक x मानना अपन को एक दूरी को, क्योंकि दोनों दूरियों का मान अपने पास नहीं है तो किसी एक को अपन x मानेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा माना फाटक B से ले लो, B से P तक की दूरी वो क्या हो जाएगी, BP बराबर क्या है, x। ठीक है। तो अब यहाँ पे बी इसके अंदर BP का मान रख दो, तो AP माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7 मीटर। इस x को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AP बराबर 7 प्लस x मीटर। AP का मान आ गया अपने पास 7 प्लस x, और ये मीटर जो है ना ये इसकी इकाई है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये x भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो AP का मान आ गया, BP का मान आ गया अपने पास। अब अपन लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABP में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। इस त्रिभुज के अंदर कर्ण कौन है, AB है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, यहाँ पे लंब कौन है, BP। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास BP का स्क्वायर प्लस आधार कौन बचा अपने पास, AP का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे इसके मान रखेंगे अपन, तो AB का मान अपने पास है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर BP का मान अपन ने क्या माना है, BP अपन ने अभी देखो यहाँ पे लिखा है माना फाटक B से P, यानी BP कितनी है, x है। तो यहाँ पे BP की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस AP का मान अपने पास निकला 7 प्लस x, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 7 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको अपन को सोल्व करना है, तो 13 का स्क्वायर तो क्या हो गया 169, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया। यहाँ पे आपका सूत्र लगेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x की जगह पे आपको 7 लिखना है, y की जगह पे x लिखना है। तो x स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, ए बी भी लिख, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, x प्लस वाई का भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x की जगह पे 7 लिखना है, y की जगह पे x लिखना है। ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 169 इक्वल्स टू ये x स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। ठीक है ना। प्लस ये 7 दूनी 14 और x, तो ये हो जाएगा 14x, और बचा क्या 7 का स्क्वायर यानी 49। ठीक है। अब इस 169 को इधर ले आओ, क्योंकि एक तरफ 0 होना चाहिए समीकरण में, तो ये इधर आ गया तो 0, इधर अपने पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये 169 इधर आया तो माइनस 169। ठीक है। 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये 49 प्लस का है, ये 169 169 माइनस का है, तो अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे। 169 में से 49 जाएंगे, कितना बचेगा 120। बड़ी संख्या माइनस की तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। ये हमारे पास आगे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब इसको अपन करेंगे सोल्व। नेक्स्ट पेज पे देखो, मैं समीकरण यहाँ पे लिख देता हूँ।
समीकरण आई थी अपने पास 2x² प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं इस समीकरण को। ठीक है, इनमें सब में तो देखो, सब में से मैं कॉमन ले रहा हूँ 2, अंदर क्या बचेगा x² प्लस 14 को अपन 7 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 बार चला गया, पीछे क्या बचेगा 7x माइनस 120 को अपन 60 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 बार चला गया, पीछे क्या बचेगा 60 बराबर 0। ये 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, बराबर के उधर डालेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0/2, और 0/2 क्या होता है 0 ही होता है, तो x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये हमारे पास आ गए समीकरण। अब अपन को इसके मूल निकालना है कि इसका आंसर निकलेगा कि नहीं, तो अपन ने अभी तरीका सीखा है ना। किससे ज्ञात करेंगे अपन, b² माइनस 4 इसी से विविक्त कर से ज्ञात कर लेंगे। इस समीकरण के अंदर देखो a का मान क्या आएगा अपने पास, x² का गुणांक, यहाँ पे गुणांक कोई नहीं है मतलब 1 होगा, b का मान x का गुणांक कौन है 7, c का मान क्या है अपने पास -60। ठीक है, अब अपन को विविक्त कर निकालना है, देखते हैं 0 से बड़ा आता है, 0 के बराबर आता है या 0 से छोटा आता है। ठीक है, तो विविक्त करके हो जाएगा अपने पास b² माइनस 4ac, b का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है -60। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 का स्क्वायर हो गया अपने पास 49 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस। ठीक है, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, और 4 को किससे गुणा करना है 60 से, तो 4 को 60 से गुणा करेंगे कितना आएगा 240। ठीक है, अब 240 को 49 को जोड़ना है, तो अपने पास आ जाएगा 269, और ये प्लस का है, प्लस का है मतलब ये 0 से बड़ा है, यानी कि जो b² माइनस 4 इसी जो अपने पास आया है वो 0 से बड़ा आया है, और 0 से बड़ा आया मतलब कौन सा केस बनना है, फर्स्ट वाला केस, यानी कि इसके दो वास्तविक अलग अलग भिन्न आएंगे, अलग अलग जो है मतलब अलग अलग मूल आएंगे, भिन्न मूल जिसको अलग अलग बोलते हैं, है ना। और वो कौन कौन सा आएंगे मूल निकालने के लिए, x बराबर -b प्लस माइनस, एक बार प्लस वाला लेना है एक बार माइनस वाला लेना है, साथ में लिखते तो ऐसे लिखते हैं b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र था, जब 0 से बड़ा हो तो ये दो अलग अलग मूल निकलते हैं, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। ठीक है ना, तो इसको एक साथ भी आप सोल्व कर लेना, बाद में जब लास्ट में सोल्व करेंगे तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। b का मान है 7 तो -7 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान कितना है अपने पास 269, तो b² माइनस 4ac की जगह अपन क्या रख देंगे 269 बट्टे 2a, 2 और a का मान है 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो तो अपने पास आ जाएगा ये x बराबर -7 प्लस माइनस 269 का वर्गमूल क्या होता है, 269 का वर्गमूल होता है 17 बट्टे 2 को 1 से गुणा किया तो 2, है ना। अब आप एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो आ जाएगा -7 प्लस 17 बट्टे 2, और दूसरी तरफ आ जाएगा x बराबर -7 माइनस 17 बट्टे 2। ठीक है, अब -7 प्लस 17, तो 17 और 7 कितने हो गए, 17 और 7 जोड़ेंगे या घटाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का तो घट जाएगा, 17 में से 7 गया तो 10 बचेगा, और बड़ी संख्या प्लस की तो ये भी प्लस का बट्टे 2, और 10/2 कितना हो गया 5। तो x का मान अपने पास एक तो आ गया 5। सेकंड वाला सोल्व करते हैं, इसमें देखो 7 भी माइनस का है 17 भी माइनस का है, दोनों समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, 17 और 7 कितने हो गए अपने पास 24, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस बट्टे 2, और -24/2 क्या होता है -12, तो सेकंड माना है अपने पास -12, है ना। x अपन ने किसको माना है, x अपन ने माना है कि जो फाटक b से p तक की दूरी जो है वो x मीटर है ना, और जो दूरी होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी माइनस में नहीं होती, अगर दूरी है ही नहीं तो वो 0 कहलाती है, और अगर दूरी है तो वो हमेशा प्लस में आती है। तो ये वाला मान अपन नहीं ले सकते, तो अपन लिख देंगे यह है मान्य नहीं है, क्यों, क्योंकि x जो है x दूरी है, और दूरी कभी माइनस में नहीं होती। तो हमारे पास x का मान क्या आया 5। ठीक है ना, तो अपन x का मान 5 लेंगे, जो अपन ने क्या माना फाटक b से p तक की दूरी मानी, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः फाटक b से p तक की दूरी बराबर क्या है अपने पास 5 मीटर, है ना। और a से दूरी क्या है, तथा फाटक a से p तक की दूरी वो क्या आई थी अपने पास 7 + x, यानी कि 7 +
5, एक्स की जगह पे 5 लिख देंगे, और 7 और 5 कितने हो गए? 12 मीटर। अगली बात समझ में? ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 8। उम्मीद है आपको समझ में आया। नहीं आया तो आप वीडियो को वापस देख सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा।